हेलो एवरीवन, दिस इज़ मृदुल तिवारी और आज हम पढ़ने आ रहे हैं एक नई यूनिट जिसका नाम है इकोलॉजी, है ना। तो इकोलॉजी नाम की यूनिट है और इसमें टोटल 3 चैप्टर हमें पढ़ने हैं। पहले 4 चैप्टर था, अभी एक चैप्टर डिलीट कर दिया गया है। और इन चैप्टर्स में बात करें, जैसे आज हमारा चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, तो इस चैप्टर के अंदर सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो हमें सेम सिलेबस ही इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, ठीक है। तो इकोलॉजी में सबसे पहला चैप्टर यानी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की हम शुरुआत कर रहे हैं। ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एक अकेले को कहते हैं ना, इंडिविजुअल को। जैसे एक एक इंसेक्ट हो गया, एक इंसान हो गया, एक ऑर्गेनिज्म होता है। पॉपुलेशन जो होती है वो सेम स्पीसीज की जो ग्रुप होता है बेसिकली, उसे कहते हैं, ठीक है। तो एक पॉपुलेशन होती है, जैसे ह्यूमन की एक अलग पॉपुलेशन है जो कि 7 बिलियन के आसपास है इस समय, है ना। वैसे ही एक गाय की अलग पॉपुलेशन है, भैंस की एक अलग पॉपुलेशन है ना। घोड़े की अलग पॉपुलेशन है। तो ये पॉपुलेशन होता है, ठीक है। अच्छा, शुरुआत करते हैं रामदेव मिश्रा से, जिन्हें फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है इंडिया के अंदर। तो इंडिया में फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहते हैं? रामदेव मिश्रा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट स्टेब्लिश किया गया था, जिससे एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट को बचाया जा सके। 1984 में इसको बनाया गया था और ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। इकोलॉजी को हम 4 लेवल पे पढ़ते हैं, पहले ऑर्गेनिज्म के लेवल पे, फिर पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी और बायोम के, फिर, ठीक है। अब ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन आप समझ में आ गया। कम्युनिटी क्या होती है? जब अलग अलग पॉपुलेशन आपस में मिलके रहते हैं तो उससे कम्युनिटी बनती है। जैसे एक पॉपुलेशन इंसान की हो गई, हम फिर ने क्या किया, हमने अपने घर में एक गाय पाल ली, है ना। एक साथ में एक बकरी मैंने पाल ली साथ में, ठीक है। तो एक इंसान की पॉपुलेशन हो गई, जैसे हम 4 हो गए इंसान, फिर 2 गाय हो गई, 2 बकरी हो गई, हमने एक कम्युनिटी बना दी, ठीक है। और बायो में एक और ही बड़ा टर्म है जिसमें सारे के सारे कई सारे कम्युनिटीज शामिल होती है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा जूम करते हैं और यहाँ पे आते हैं। इंडिया में अगर बायोम्स की बात करें तो इंडिया में बायोम्स 4 तरह के पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, है ना, डेसिडुअस फॉरेस्ट, डेजर्ट और सी कोस्ट यानी समुद्र के किनारे, ये चारों इंडिया में पाए जाने वाले बायोम्स हैं, ठीक है। नीश क्या होता है? जो हैबिटेट होता है किसी जगह का, या कह लो जहाँ कोई चीज रहता है ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म जहाँ पे रहता है उसे कहते हैं हैबिटेट। तो नीश क्या होता है? हैबिटेट उस ऑर्गेनिज्म का, साथ में उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन इकोसिस्टम में, उसका एक फंक्शन क्या होता है, उसी को दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? नीश कहते हैं। तो बेसिक सिंपल डिफिनेशन नीश की क्या होती है? हैबिटेट एंड स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ स्पेसिफिक एरिया, ठीक है। किसी एरिया में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म का जो हैबिटेट है और जो उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है, इकोलॉजी के टर्म में जो फंक्शन जो देखा जाता है वो इकोसिस्टम में उसका क्या फंक्शन पड़ रहा है उसके हिसाब से देखा जाता है, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के हम नीश कहते हैं। जैसे एक वल्चर है, उसका क्या फंक्शन है? तो वो जो चीजें मर जाती हैं उनको खाने में हेल्प करते हैं, इसका, है ना। इसी तरीके से आपके पास शेर है ना, अलग अलग तरह के, उनका एक अपना एक फंक्शन है इकोलॉजी, मतलब इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है। अब कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि इकोसिस्टम को मतलब अफेक्ट करते हैं, या फिर इकोसिस्टम के अंदर ये फैक्टर्स पाए जाते हैं। जैसे अगर हम देखें, पहला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है इसको इकोलॉजिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर माना गया है, ठीक है। इकोलॉजिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये माना गया है, क्योंकि इसके बेसिस पे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से जा सकता है। मतलब कहीं टेम्परेचर बढ़ता है, ऑर्गेनिज्म को ऑब्वियसली उसको मूव करना पड़ेगा किसी कम टेम्परेचर वाली जगह पे, या फिर कहीं टेम्परेचर बहुत कम हो गया तो ज्यादा टेम्परेचर वाली जगह पे उसको जाना पड़ेगा। तो टेम्परेचर इसी वजह से इकोलॉजिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है, ठीक है। जब भी आप पोल की तरफ से इक्वेटर पे जाते हैं तो ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि हम लोग देखो, जैसे इंडिया भी जो है लगभग इक्वेटर के आसपास ही है, तो हमारे यहाँ टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है। और जो नॉर्थ या साउथ पोल होते हैं वहां पे टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। तो जब भी आप पोल से इक्वेटर जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता है। जब भी आप प्लेन से माउंटेन पे जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है। प्लेन मतलब जिस नॉर्मल जगह पे, जैसे हम, जैसे लखनऊ एक प्लेन एरिया है ना, एक समतल जगह है, और माउंटेन तो आपको पता ही है पहाड़ों पे। तो जब आप पहाड़ों पे जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है। इसको रटने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल चीजें हैं, है ना। जो डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं, तो डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स क्या होता है? बेसिकली जो बहुत ही गहरे समुद्र होते हैं, वहां पे आपको एक तरीके से खांच देखने को मिलती है, या कह लो गड्ढा देखने को मिलता है ना। और वो उनको हम वेंट कहते हैं। और ये हाइड्रोथर्मल वेंट इस वजह से कहा जाता है क्योंकि वहां से बहुत ही गर्म पानी आपको निकलता हुआ दिखता है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा गर्म पानी। अब यहाँ पे जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं, इनका टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है, ठीक है। मैंगो यानी आम कांट ग्रो इन टेम्परेट कंट्रीज। मैंगो जो होता है या आम जो होता है वो टेम्परेट कंट्रीज में ग्रो नहीं कर सकता है, जैसे कि कनाडा और जर्मनी। कनाडा या जर्मनी जैसे टेम्परेट कंट्रीज में ये ग्रो नहीं कर सकता। अब टेम्परेट और ट्रॉपिकल का जो मतलब होता है वो थोड़ा सा यहाँ पे क्योंकि समझ लो इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा, ठीक है। देखो, टेम्परेट
जैसे कनाडा हो गया, जैसे है ना, यहाँ सामने लिखा है कनाडा। टेम्परेट कंट्रीज जो होते हैं इनमें आपको अलग अलग सीजन्स देखने को मिलेंगे, और जो सीजन्स होते हैं वो ज़्यादातर जो है थोड़ा सा ठंडे एरियाज होते हैं, मतलब है ना। जैसे कनाडा अगर आप देख लो या फिर जर्मनी देख लो, दोनों ठंडे कंट्रीज है, तो ये टेम्परेट कंट्रीज होते हैं, ठीक है। जो ट्रॉपिकल शब्द होता है वो थोड़ा गर्म कंट्रीज के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे हमारे यहाँ। और टेम्परेट कंट्रीज में एक चीज़ और रखना, जो बारिश होती है वो ज़्यादातर ठंडियों में होती है ना। तो जैसे कनाडा जर्मनी में जब बारिश जो होती है वो ज़्यादातर ठंडी में देखने को मिलती है। ट्रॉपिकल जैसे हम लोग का हो गया इंडिया, इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है ना। हमारे यहाँ मैंगो ग्रो हो सकता है। हमारे यहाँ बारिश जो है ज़्यादातर गर्मियों के बाद होती है, और जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादातर हाई रहता है। मतलब ओवरऑल आप देख लो 12 में से 8 महीने मेरे ख्याल से है ना ठंडी गर्मी ही पड़ती है ना। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब गर्मी यहाँ पे देखने को मिलती है ट्रॉपिकल एरियाज में, ठीक है। अच्छा, स्नो लेपर्ड जो होता है, स्नो लेपर्ड जो है केरला की जगह क्या कह लो, केरला के रीजन्स में नहीं पाया जाता, ठीक है। ये भी टेम्परेचर की ही वजह से। स्नो लेपर्ड भाई स्नो में रहने वाला है ना, वो केरला में क्यों पाया जाएगा? केरला में क्या है, गर्मी ही है ना, ज़्यादातर टाइम गर्मी होती है, ठीक है। तो स्नो लेपर्ड जो है केरला जैसे जगहों पे नहीं पाया जाएगा। तो ये सब टेम्परेचर का इफेक्ट आपको बताया गया है। मैंगो नहीं ग्रो कर सकता कनाडा और जर्मनी में, स्नो लेपर्ड केरला में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। ट्यूना फिश जो होती है ये कॉट इन टेम्परेट रीजन ऑफ सी। ट्यूना फिश जो होती है, ये थोड़ा सा गलत लिख गया है ना। एक सेकंड रुक जाए, इसको चेंज करते हैं। ट्यूना फिश टेम्परेट नहीं ट्रॉपिकल रीजन्स में पाई जाती हैं, ठीक है। इसको चेंज करते हैं, एक सेकंड। कॉट इन ट्रॉपिकल, ठीक है। तो जो ट्यूना फिश होती हैं ये जनरली, ये क्यों नहीं हट रहा, हाँ अब सही है, ठीक है। तो ट्यूना फिश जो होती है, ट्यूना फिश ये ट्रॉपिकल रीजन जो सी होता है उसके ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती हैं। ऑब्वियसली ये भी टेम्परेचर की वजह से है ना। टेम्परेट रीजन में रेयरली आप ट्यूना फिश को देखेंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे दो टर्म है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। स्टेनोथर्मल क्या टर्म है? ऐसे ऑर्गेनिज्म को स्टेनोथर्मल कहा जाता है जो कि कैन टॉलरेट स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर, जो कि बहुत कम टेम्परेचर के रेंज को टॉलरेट कर सकते हैं, उन्हें स्टेनोथर्मल कहा जाता है। यूरीथर्मल वो ऑर्गेनिज्म होते हैं या वो जीव होते हैं जो कि लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, यानी कि बहुत ही लंबे रेंज ऑफ टेम्परेचर में रह सकते हैं, ठीक है। तो उनको यूरीथर्मल कहा जाता है। तो आप ये भी याद रख सकते हो कि एस से स्टेनोथर्मल और एस से स्मॉल। तो स्टेनोथर्मल वाला स्मॉल टेम्परेचर के रेंज को झेल पाएगा, ठीक है। दूसरा हमारा फैक्टर आता है वाटर। वाटर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर के बाद। जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है वाटर, ठीक है। अच्छा, सॉल्ट कंसंट्रेशन वाटर के अंदर कैसी है? तो इनलैंड वाटर, मतलब जो जमीन से पानी निकालते हैं हम पीते हैं, उसमें लेस देन 5 सॉल्ट का कंसंट्रेशन है। जो समुद्री पानी होता है उसमें 30 से 35 सॉल्ट का कंसंट्रेशन होता है। और जो हाइपर सैलिन लगून होते हैं, हाइपर सैलिन आपको पता ही चल रहा है, हाइपर मतलब बहुत ज्यादा, सैलिन मतलब सॉल्ट वाले। तो हाइपर सैलिन लगून जो होते हैं उनमें 100 से ज्यादा टेम्परेचर का सॉल्ट का कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। तो हमारे पानी में इनलैंड वाटर में कितना होता है? लेस देन 5, ठीक है। ये चीज अच्छे से याद रखना। मतलब तीनों पूछे जाते हैं तो अच्छे से याद रखना। अगेन ये टर्म तो आसान है। स्टेनोहेलाइन मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि स्मॉल रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर पाए, मतलब सॉल्ट के एक छोटे रेंज को टॉलरेट कर पाए, उन्हें स्टेनोहेलाइन कहते हैं। यूरेहेलाइन मतलब जो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकते हैं, मतलब काफी ज्यादा सैलिनिटी को यानी सॉल्ट के कंसंट्रेशन को टॉलरेट कर सकते हैं, उन्हें यूरीहेलाई कहा जाता है, ठीक है। तो स्टेनोहेलाइन और यूरीहेलाइन, जैसे कि स्टेनोथर्मल और यूरीथर्मल था, वो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं तीसरे फैक्टर पे, लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग 500 मीटर से ज़्यादा अगर आप अंदर जाएंगे समुद्र के, तो ओशंस जो होते हैं वो एकदम डार्क हो जाते हैं। तो मैक्सिमम 500 मीटर तक सनलाइट पहुंच पाती है ओशंस के अंदर, ठीक है। उससे अगर नीचे आप देखोगे तो ओशंस बिल्कुल डार्क होते हैं, वहाँ कोई लाइट नहीं जाती, ठीक। चौथे नंबर पे हमारे पास सॉयल है। सॉयल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो सॉयल के कंपोजिशन पे, यानी सॉयल किस चीज से बनी हुई है, और सॉयल का जो ग्रेन साइज है, मतलब जो कंकड़ है सॉयल में उनके साइज कितना है, इस चीज पे डिपेंड करती है, ठीक है। टाइप ऑफ सॉयल किस चीज पे डिपेंड करती है? तो क्लाइमेट कैसा है किसी जगह का, वेदरिंग प्रोसेस कैसी थी। वेदरिंग प्रोसेस आप समझते हो, लगातार ठंडी और गर्मी की वजह से जो पत्थर होते हैं वो टूटते हैं,
और उन्हीं पत्थरों के टूटने से सॉइल बनती है, तो इसे कहते हैं वेदरिंग। तो क्लाइमेट कैसा है, वेदरिंग प्रोसेस किस तरह की थी, जो सॉइल है वो सेडिमेंट्री है या फिर ट्रांसपोर्टेड है, मतलब वो उसी जगह से सॉइल जो है वो उसी जगह बनी है, बन के वहीं पे इकट्ठा हुई है, या फिर कहीं बाहर से आई है, इस चीज पे डिपेंड करता है। और डेवलपमेंट कैसा हुआ है सॉइल का, इस चीज पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर्स थे। अब चलते हैं अगले पेज पे, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में हमें पास 4 चीजें आ जाती हैं। जैसे सबसे पहला बर्थ रेट, जो कि स्मॉल b से रिप्रेजेंट किया जाता है। बर्थ रेट क्या होता है, नंबर ऑफ बर्थ अपॉन में ओरिजिनल या फिर प्रीवियस पॉपुलेशन। तो देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि ऊपर आपको नंबर ऑफ बर्थ लिखना है, मतलब नए कितने बच्चे पैदा हुए वो चीज लिखना है, और नीचे आपको ओरिजिनल या कह लो पहले, इससे पहले कितनी पॉपुलेशन थी वो चीज रखनी है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्लियरली प्रीवियस लिख दिया है, क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, कई बार आप बाद का लिख देते हो, बर्थ होने के बाद टोटल कितनी पॉपुलेशन है वो नहीं लिखनी है, बर्थ होने के पहले ही कितनी पॉपुलेशन थी वो चीज, यानी प्रीवियस पॉपुलेशन रखनी है। ठीक है, तो नंबर ऑफ बर्थ अपॉन में प्रीवियस पॉपुलेशन। ऐसे ही डेथ रेट या स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ डेथ अपॉन में ओरिजिनल या फिर प्रीवियस पॉपुलेशन, यहाँ पे आपको रखनी है। ठीक है, सेक्स रेशियो क्या होता है, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल, 1000 मेल पे कितनी फीमेल्स हैं किसी एरिया में, उसी को सेक्स रेशियो कहते हैं। और पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो एक एरिया में कितने ज्यादा लोग रह रहे हैं किसी पॉपुलेशन के, उससे नापी जाती है पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, तो ये 4 पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, अब आते हैं ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ मॉडल जो है वो पॉपुलेशन की बढ़ने को या फिर कम होने को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 2 ग्रोथ मॉडल हैं। सबसे पहला एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो तब होती है जब रिसोर्सेज जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, मतलब खाना और पानी अनलिमिटेड है। अगर खाना और पानी अनलिमिटेड है, पाना बोल रहा हूँ, खाना और पानी अगर अनलिमिटेड है तो जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से होती है। देख रहे हो नंबर जो है, इस साइड हमने नंबर ले रखा है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी ले रखी है, या फिर इस साइड देखो नंबर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, टाइम कम है, इतने ही टाइम में देखो कितना ज्यादा पॉपुलेशन हो गई। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा बहुत ही तेजी से बढ़ती है, क्योंकि रिसोर्सेज अनलिमिटेड है ना, खाने और पानी की कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो dn/dt यानी जो पॉपुलेशन का बढ़ने का रेट है ना, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, ये b माइनस डी इंटू एन के बराबर होता है। अब यहाँ पे b माइनस डी क्या होता है, b मतलब क्या है और d क्या है ये तो आपको पता है, ये b बर्थ रेट है और d जो है वो डेथ रेट है। ठीक है, और n जो है वो यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन का नंबर, बेसिकली पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, कितना ज्यादा पॉपुलेशन हो रही है उस एरिया में। ठीक है, तो dn/dt इक्वल टू b माइनस डी इंटू एन, ये, और स्मॉल डी बर्थ और डेथ रेट। ठीक है, अब यही जो b माइनस डी है ना, इसी को हम r लिखते हैं, और r का फुल फॉर्म होता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ठीक है, तो b माइनस डी को हमने r लिख दिया। अब हो गया ये फॉर्मूला dn/dt इक्वल टू r है। ठीक है, फॉर्मूला क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब एन टी का एक और फॉर्मूला है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है तो एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला ये है, एन टी इक्वल टू एन नॉट या फिर एन जीरो ई की पावर आर टी। ठीक है, अब यहाँ पे एन टी क्या है, टी टाइम पे जो भी पॉपुलेशन डेंसिटी रही होगी या फिर जो भी पॉपुलेशन टी टाइम पे रही होगी। एन जीरो क्या है, इनिशियल पॉपुलेशन जो रही होगी। ठीक है, तो इनिशियल पॉपुलेशन और टी टाइम पे जो पॉपुलेशन होगी उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, एन टी इक्वल टू एन नॉट ई की पावर आर और टी। आर ऑलरेडी आपको पता है, बी माइनस डी जो है यही आर है, और टी जो है वो टाइम है, कितने टाइम में पॉपुलेशन इंक्रीज आप देखना चाह रहे हो। ठीक है, तो आर ये पता चल गया। अच्छा, कुछ चीजों के लिए आर की वैल्यूज आपको याद रखनी है। जैसे नॉर्वे रेड के लिए आर की वैल्यू 0.015 होगी, फ्लोर बेटल के लिए आर की वैल्यू 0.12 होगी, और ह्यूमंस के लिए आर की वैल्यू होती है 0.0205। ठीक है, ये मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गया जब हमारे पास जो रिसोर्सेज थे वो अनलिमिटेड थे, मतलब कितना भी खाओ पियो मजे से रहो। ठीक है, कोई टेंशन नहीं थी। दूसरा जो रियलिस्टिक ग्रोथ होता है वो है लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ जो है थोड़ा रियलिस्टिक है, ये मोर रियलिस्टिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, जो कि सही बात है। ठीक है, आज आप देख लीजिए ह्यूमंस के पास भी रिसोर्सेज यानी फूड और रहने की जगह हो गई, खाना हो गया, पानी हो गया, रहने की जगह हो गई, ये सब लिमिटेड है ना, तो हमारे सामने देखने को मिलती है लॉजिस्टिक ग्रोथ। अब लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या जो कर्व होता है वो कैसा आता है, तो यहाँ पे एन यानी पॉपुलेशन डेंसिटी और यहाँ पे टाइम दे रखा है। तो यहाँ पे देखो 4 फेज आते हैं। एक फेज होता है लैग फेज, जब पॉपुलेशन की शुरुआत होती है तो धीमे धीमे पॉपुलेशन बढ़ती है, जिसे हम कहते हैं पॉपुलेशन लैग हुई है। ठीक है, धीमे धीमे बढ़ती है। फिर दूसरा आता है फेज ऑफ एक्सेलरेशन, जिस समय बहुत तेजी से पॉपुलेशन का एक्सपेंशन होता है, बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ती है, ये है फेज ऑफ एक्सेलरेशन। फिर आता है डिसलेशन फेज, मतलब पॉपुलेशन धीमे धीमे फिर से
कम हो जाती है और क्या कहते हैं उसका रेट जो है बढ़ने का वो कम हो जाता है। और फिर आता है एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट वो जगह है जहां पे पॉपुलेशन लगभग कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो आपको कह लो लिमिटेड है भाई, जितने रिसोर्सेज है उतना पॉपुलेशन हो गई, अब इससे ज्यादा नहीं हो सकती, तब आ जाता है एसिम्प्टोट या कह लो कांस्टेंट पॉपुलेशन। ठीक है, अब जो एसिम्प्टोट पे जो हमारा क्या कहते हैं पॉपुलेशन होती है उस जगह पे हम के यूज करते हैं। के टर्म क्या है इसको थोड़ा सा समझो। के को हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी क्या है? मैक्सिमम लाइफ दैट अ हैबिटेट कैन सपोर्ट। किसी हैबिटेट या किसी जगह जो है वो जगह कितनी लाइफ सपोर्ट कर सकती है, मैक्सिमम कितने इंडिविजुअल्स वहां रह सकते हैं, उसको हम के कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो एन था मतलब जो पॉपुलेशन थी वो मैक्सिमम के तक जा सकती है। ठीक है, के क्या है? वो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो कि एक जगह पे रह सकती है, या कैरिंग कैपेसिटी है ना, ये मैक्सिमम पॉपुलेशन जो कि एक जगह पे रह सकती है। ठीक है, गिवन उसका रिसोर्स देखते हुए, है ना। अब यहाँ पे भी लॉजिस्टिक ग्रोथ का भी फॉर्मूला है डी एन बाई डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन इक्वल टू आर एन। स्मॉल आर आपको पता है बी माइनस डी, यानी बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। ठीक है, आर माइनस एन, के माइनस एन अपॉन में के। ठीक है, इसी को कभी कभी आप देखोगे वन माइनस एन बाई के लिखा होता है, तो दोनों से सही है ना। कभी कभी इसी को आप वन माइनस एन बाई के लिखना देखते हो, है ना। तो के माइनस एन बाई के की जगह वन माइनस एन बाई के भी कभी कभी लिखा देख सकते हो, सेम ही चीज है ना। के उधर जाएगा तो के माइनस एन बाई के हो जाएगा। ठीक है, तो डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन में के, ये होती है हमारी क्या कहते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये जो मैंने ग्राफ आपको समझाया, लैग फेज, फेज ऑफ एक्सेलरेशन, डिस्लेशन फेज, उसके बाद एसिम्प्टोट, इस ग्राफ को हम कहते हैं वर्ल्हस्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ ग्राफ। ठीक है, तो कभी कभी ये पूछा भी जाता है नाम इसका, इसको याद रखना। अब इधर आते हैं हम, और अभी हमने पॉपुलेशन को ग्रोथ या फिर पॉपुलेशन के ग्रोथ में बढ़ाने में, पॉपुलेशन के ग्रोथ को बढ़ाने में या फिर कम करने में क्या चीज यूज होती है वो देखते हैं। तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास पॉपुलेशन डेंसिटी एन थी। अब इस पॉपुलेशन डेंसिटी को चेंज करने के लिए क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले देख लेते हैं नेटिलिटी। नेटिलिटी को कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है नंबर ऑफ बर्थ। देखो याद करना, बर्थ रेट को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ बर्थ है ये नेटिलिटी, इसको कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे प्लस इस वजह से लिखा है क्योंकि ये पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाएगा। ठीक है, तो नेटिलिटी या फिर नंबर ऑफ बर्थ पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाएगी, तो इस वजह से एरो भी पॉपुलेशन डेंसिटी की ओर लगी है। ठीक है, अच्छा दूसरा देखो मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होती है नंबर ऑफ डेथ। फिर से याद रखना कि कैपिटल डी मॉर्टेलिटी है और स्मॉल डी डेथ रेट था। ठीक है, अच्छा मॉर्टेलिटी यानी डेथ हो गई, डेथ हो गई यानी पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी, तो यहाँ पे आपको एरो इस साइड की ओर देखने को मिलेगी और यहाँ माइनस लिखा है कि पॉपुलेशन डेंसिटी को ये कम करेगा। ठीक है, फिर आता है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन मतलब होता है अंदर की ओर आना, कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इमिग्रेशन मतलब होता है किसी जगह पे किसी दूसरे का आना, या कह लो बाहर की चीजों का किसी जगह पे, बाहर की पॉपुलेशन का किसी जगह पे आना। तो इंडिविजुअल्स कम टू पॉपुलेशन फ्रॉम एल्सवेयर, कहीं और से पॉपुलेशन में नए लोग आ रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियसली इमिग्रेशन होगा तो पॉपुलेशन क्या होगी, बढ़ेगी, तो इस वजह से प्लस लिखा है। दूसरा है ई माइग्रेशन। ई माइग्रेशन कैपिटल ई से प्रेजेंट करते हैं और इसमें होता है इंडिविजुअल्स लीव द पॉपुलेशन एंड गो समवेयर एल्स, पॉपुलेशन को छोड़ के कहीं और लोग जाने लगते हैं। ये माइनस से निगेटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे निगेटिव होगा क्योंकि पॉपुलेशन से लोग बाहर जा रहे हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी। ठीक है, अच्छा अब इस चार के बेसिस पे, ये चार चीजें पॉपुलेशन को इफेक्ट कर रही हैं, इन चार के बेसिस पे यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है एन टी प्लस वन। अब यहाँ पे टी इज इक्वल टू एन टी। एन टी मतलब होता है टी टाइम पे जो पॉपुलेशन थी वो, है ना, टी टाइम पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो एन टी थी। टी प्लस वन टाइम में पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी हो जाएगी, तो एन टी प्लस वन इक्वल टू एन टी प्लस बर्थ प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ प्लस ई माइग्रेशन। अब देखो बर्थ प्लस इमिग्रेशन को साथ में जोड़ा गया है क्योंकि ये दोनों क्या करेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाएंगे। और इसमें से माइनस किसको किया गया है, डेथ प्लस ई माइग्रेशन को, क्योंकि ये दोनों क्या करेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी को कम करेंगे। तो ये तो सीधी सी बात है, इसको भी रटने की जरूरत नहीं है ना। टी टाइम पे पॉपुलेशन डेंसिटी एन टी थी, एन मतलब टी प्लस वन टाइम पे कितनी होगी, तो बर्थ प्लस इमिग्रेशन को हम जोड़ के डेथ प्लस इमिग्रेशन जो है उसको घटा देंगे बर्थ प्लस इमिग्रेशन में से। ठीक है, अब यहाँ पे सब लिखा हुआ है, एन टी प्लस वन है पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी प्लस वन, और एन टी है पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा तीसरा पेज है और इसमें आता है रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर, है ना, रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर। ठीक है,
अब देखो, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है वो जिंदा रहने के लिए कई चीजें उसके अंदर डेवलप होती हैं धीमे धीमे, ठीक है। एक चीज होती है होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस क्या होता है? मेंटेनिंग कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। मतलब अपनी बॉडी के अंदर हमें जो इन्वायरमेंट होता है हमारा बॉडी के अंदर, अ, जो हमारी क्या कहते हैं टेम्परेचर है, जो सैलिनिटी है, उसको मेंटेन करना, इसी को कहते हैं होमियोस्टेसिस, ठीक है। तो जैसे इंसान के अंदर जो है हमारा, जैसे हमारा टेम्परेचर होता है, इसका सिंपल सा एग्जांपल होता है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ठीक है। तो अब जब भी ठंडी होती है तो हम कांपने लगते हैं, जिससे कि ये टेम्परेचर मेंटेन रहे, टेम्परेचर कम ना हो जाए। हमारे कांपने की वजह से गर्मी जनरेट होती है बॉडी में। जब भी गर्मी होती है हमारे पास हमारे अंदर से पसीना निकलता है। वो पसीना इसी वजह से होता है कि हमारी बॉडी को कूल कर दिया जाए और टेम्परेचर को कम कर दिया जाए, टेम्परेचर बॉडी का बढ़ने ना पाए। इसको कहते हैं होम्योस्टेसिस या फिर मेंटेनिंग कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है। अब कुछ अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म है। जैसे पहले वो ऑर्गेनिज्म है जो कि रेगुलेटर कहलाते हैं या रेगुलेट करते हैं। रेगुलेटर वो ऑर्गेनिज्म है जो कि होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। अब होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी लगती है, तो मतलब हर ऑर्गेनिज्म का ये काम नहीं हो सकता है ना, हर ऑर्गेनिज्म इतनी एनर्जी नहीं खर्च करता है। रेगुलेटर्स वो हैं जो कि होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे सारे बर्ड्स और मैमल्स जो होते हैं, ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स आर रेगुलेटर्स। तो जितने भी बर्ड्स हैं और जितने भी मैमल, जिनमें हम भी आते हैं, मैमल्स में हम भी आते हैं, हम होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स, कुछ लोअर वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स भी ऐसे देखने को मिलते हैं जो कि रेगुलेटर होते हैं, ठीक है। स्वेटिंग इन समर, हम समर में स्वेट करते हैं यानी पसीना निकलता है हमारे, ठीक है। और स्वेटिंग आपको पता ही है 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए होता है। शिवरिंग इन विंटर यानी कांपना, विंटर में हम कांपते हैं तो उससे भी होम्योस्टेसिस मेंटेन होता है, हमारा टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है, ठीक है। दूसरे तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको कन्फॉर्मर कहा जाता है, जो कन्फॉर्म करते हैं। ये क्या होते हैं? तो 99% प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। रीजन क्या है? कि उसमें काफी ज्यादा एनर्जी खर्च होती है, ठीक है। तो कन्फर्मर्स क्या करते हैं? दे चेंज इंटरनल फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। मतलब ये अपने अंदर के फैक्टर्स को एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। जैसे इन्होंने क्या किया, जैसे बाहर अगर धूप बढ़ी और बाहर गर्मी बढ़ी तो इनके बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, बात खत्म। बाहर अगर कम हुआ टेम्परेचर तो इनके बॉडी का भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं कन्फर्मर्स। ये मतलब बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते हैं। ऐसे ही बाहर सैलिनिटी बढ़ गई तो इन्होंने अपनी सैलिनिटी बढ़ा दी, ठीक है। इस तरीके से ये मेंटेन करते हैं अपने बॉडी को, ठीक है। तो ये कन्फर्मर्स होते हैं, बाहर के हिसाब से इनकी बॉडी चेंज हो जाती है, ये कुछ मेंटेन नहीं कर पाते बेसिकली, है ना। हीट लॉस और गेन जो होता है वो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा हीट लॉस या गेन होगा। जो छोटे बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ज्यादा सरफेस एरिया होता है। देखो सरफेस एरिया तो हमसे ज्यादा नहीं होता है सरफेस एरिया, लेकिन रिलेटिव टू दियर वॉल्यूम, उनके वॉल्यूम को अगर आप रिलेटिव में लेके चलेंगे, मतलब उनके वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो उनका सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। और इसी वजह से वो पोलर एरियाज में नहीं देखे जाते, यानी जो ठंडे वाले एरियाज होते हैं, नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल, वहां पे आपको छोटे बर्ड एनिमल नहीं देखने को मिलेंगे, बड़े वाले जानवर देखने को मिलेंगे, है ना। पोलर बियर हो गया, बहुत बड़ा होता है पोलर बियर, ठीक है। तो पोलर एरियाज में बड़े जानवर देखने को मिलते हैं, छोटे नहीं देखने को मिलते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया उनका काफी ज्यादा होता है उनके वॉल्यूम के कंपैरिजन में। इसी वजह से हीट गेन और लॉस जो होता है वो सरफेस एरिया का होता है। और क्योंकि ठंडी जगह बहुत ज्यादा है तो इस वजह से हीट का लॉस हो जाएगा बॉडी का और वो जिंदा नहीं रह पाएंगे वहां पे, ठीक है। तीसरे तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं माइग्रेट करने वाले। माइग्रेट करने वाले ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? फेवरेबल एरिया में मूव कर जाते हैं, मतलब जो एरिया अच्छा है उनके हिसाब से, कंडीशन अच्छी है, वहां मूव कर देते हैं। जैसा साइबेरियन क्रेन का एग्जांपल हमेशा से दिया जाता है। ये साइबेरिया से उड़ जाती हैं और ये साइबेरिया से आती हैं ठंडियों के मौसम में केवलादेव नेशनल पार्क में, जो कि भरतपुर में राजस्थान के अंदर है, केवलादेव नेशनल पार्क। तो साइबेरिया से केवलादेव में ये आ जाती हैं, भरतपुर में आ जाती हैं। तो जहां इनको अपना एनवायरनमेंट अच्छा मिला वहीं आ गई, ठीक है। तो ये माइग्रेशन करती हैं। तो ये अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म हैं जो कि एबायोटिक फैक्टर को चेंज होने के हिसाब से अपने आप को चेंज करते हैं, ठीक है। चौथा है हमारे पास सस्पेंड। सस्पेंड क्या है? टू टेम्पोरली स्टॉप या फिर स्लो डाउन डेवलपमेंट, मतलब अपने डेवलपमेंट के, बॉडी के डेवलपमेंट को कुछ टाइम के लिए स्लो डाउन कर देना या एकदम रोक देना। ये प्लांट्स में देखा जाता है, प्लांट्स के सीड में देखा जाता है, प्लांट्स में नहीं, जो सीड होती है बेसिकली इसमें देखा जाता है। और ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, है ना। क्या कहते हैं उसे? डोरमेंसी, स्टेज ऑफ डोरमेंसी किसे कहते हैं? हाँ, मतलब उसे कहते हैं, है ना। किसे कहते हैं ठीक है।
तो सीड्स में आपने क्या देखी है, डोरमेंसी देखी है कि 10,000 साल से सीड पड़ा हुआ है, 10,000 साल का जो बीज है उसको लगाया गया, उससे पेड़ निकला है। तो 10,000 साल से उसने अपने क्या किया था, अपने फंक्शंस को बहुत ही स्लो कर दिया था या एकदम रोक दिया था कि जब कंडीशन अच्छी मिलेगी तब हम बाहर निकलेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा ऐसा हाइबरनेशन। हाइबरनेशन को विंटर स्लीप कहते हैं। जैसे जो बियर्स होते हैं, भालू होते हैं, वो बहुत ज्यादा ठंडियों में एक गड्ढा बना के या किसी गुफा में जाके लेट जाते हैं और अपनी बॉडी के फंक्शंस को एकदम जीरो पे ला देते हैं। ठीक है, एकदम कम कर देते हैं, तो जिससे उसमें उनको फिर उठना नहीं पड़ता है। 2-3 महीने वो लगातार लेटे ही रहते हैं। ठीक है, उनको खाने की बहुत कम वो जरूरत पड़ती है, ना खाना खाते हैं, क्योंकि बॉडी फंक्शन कम हो गया तो खाने की जरूरत नहीं पड़ती है, पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। दूसरा है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन को समर स्लीप कहते हैं। समर स्लीप क्या है, जैसे स्नेल्स और फिशेज हो गई, जब गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है तो जो मछलियां होती हैं, अगर आप देखो तो क्या करती है, नदियों में या फिर तालाबों में गड्ढा बना के नीचे घुस जाती है। ठीक है, जब पानी फिर से भरता है तो फिर वो वापस आती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं समर स्लीप। स्नेल और मछलियों में जब ज्यादा गर्मी हो जाती है तो देखा जाता है। ऐसी डायोपॉज भी एक क्या है, सस्पेंडेड स्टेज है, जू प्लैंक्टन में देखा जाता है। ठीक है। डायापास अगर आपको ना याद हो तो मैं एक बार बता दूं। डायापास अगर आपने वो पढ़ा होगा चैप्टर, क्या कहते हैं उसे, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, लेकिन उसमें इतना वो डिटेल में नहीं दे रखा है ना, तो कुछ खास आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन डायापास बेसिकली क्या होता है, एक सस्पेंडेड स्टेज होती है ना। जूप्लैंक्टन क्या करता है, अपनी जो भी जैसे बेयर ने किया, जैसे फिशेस ने किया है ना, अपनी बॉडी के फंक्शंस को रोक देना एकदम। ठीक है, जिससे खाने पीने की जरूरत ना पड़े और उसे एक जगह पे पड़ा रहता है। ठीक है। अब आते हैं एडाप्टेशंस पे। एडाप्टेशंस क्या है, वो चीजें जो कि किसी ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर रखी है अपने एनवायरनमेंट को देखते हुए। जैसे कंगारू रैट जो होता है, गेट्स वाटर फ्रॉम इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन। ये उस जगहों पर रहता है जहां पे पानी की बहुत कमी होती है, तो ये क्या करता है ना, अपने जो इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन होता है, जब भी इंटरनल जो ये लिखा हुआ है इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन, इसमें क्या होता है, फैट को ऑक्सीडाइज किया जाता है। और जब भी फैट को ऑक्सीडाइज किया जाता है तो वाटर बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। इसी वाटर को वो क्या करता है, यूज कर लेता है। तो कंगारू रेट, कभी कभी आपने सुना होगा कि कंगारू रेट कभी पानी नहीं पीता। रीजन क्या है कि वो अपने जो इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन उसका अंदर हो रहा है अपने बॉडी के अंदर, उसी से निकला हुआ जो पानी है उसी को वो यूज कर लेता है। और क्योंकि छोटा होता है तो उस पानी में उसका काम चल जाता है। ठीक है, हमारे अंदर भी फैट का ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन इतने पानी में हमारा काम नहीं चलेगा। ठीक है। ओपनशिया देखते हैं। ओपनशिया की लीफ जो होती है वो स्पाइंस में रिड्यूस हो जाती है, मतलब छोटे छोटे कांटे बन जाते हैं। तो लीफ क्या है, चेंज हो गई स्पाइंस में। और जो फोटोसिंथेसिस है वो स्टेम करेगी, और जो कि फ्लैट हो जाती है ना, स्टेम जो होती है फ्लैट हो जाती है और फोटोसिंथेसिस करती है। इस फ्लैट स्टेम को हम फाइलोक्लैड कहते हैं, फिलोक्लैड कहते हैं। ठीक है। तो अब ये क्यों हुआ ओपनशिया में, क्योंकि इस ओपनशिया को पानी की क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, पानी सेव करना, वाटर को सेव करना है ना, क्योंकि ये भी क्या है, डेजर्ट एरिया में पाया जाता है। ठीक है। तो पानी को ये बचाना है इसको, इसी वजह से क्या करता है, लीफ अपनी हटा देता है, जिससे कि पानी का लॉस ना हो स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है, लीफ को चेंज करेगा स्पाइन में, और जो फोटोसिंथेसिस का काम है वो फ्लैटेंड स्टेम करेगी, जिसको हम फिलोक्लेट कहते हैं। ठीक है। हाँ, अभी आता है एलन्स रूल, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। एलन्स रूल क्या कहता है, मैमल्स इन कोल्ड क्लाइमेट हैव स्मॉलर ईयर एंड लिव्स। जो कोल्ड क्लाइमेट में मैमल्स पाए जाते हैं, मतलब जैसे पोलर बियर हो गया है ना, पोलर बियर पाया जा रहा है, और क्योंकि ये नॉर्थ पोल पे बहुत ही ज्यादा कम टेम्परेचर में पाया जा रहा है। पोलर बियर के अभी आप कान देखना और हाथ पैर देखना तो वो छोटे होते हैं, उसकी बॉडी के कंपैरिजन में बहुत छोटे होते हैं। रीजन क्या होता है कि जितने बड़े कान और हाथ पैर होंगे उतना ही ज्यादा हीट का लॉस होगा, तो इस वजह से छोटे ईयर और छोटे हाथ पैर। ठीक है। जो सील पाई जाती है, ये भी पोलर एरियाज में पाई जाती है, सील है ना। जो सील होती है इसके अंदर एक लेयर होती है फैट की, जस्ट बिलो स्किन। स्किन जो होती है इसकी, उसके जस्ट बिलो, उसके जस्ट नीचे क्या कहते हैं, उसकी लेयर होती है, फैट की लेयर होती है, जिसे हम ब्लैबर कहते हैं। और ब्लैबर जो है वो क्या करती है, एक तरह की चादर की तरह काम करती है और सील को ठंड से बचाती है। ठीक है। ऐसे अगला है हमारे पास डेजर्ट लिजर्ड, है ना। तो डेजर्ट लिजर्ड का बिहेवियर पैटर्न देखा जाता है, बिहेवियरल एडॉप्टेशन कहते हैं इसे। और ये इसी मतलब टर्म से पूछा जाता है, जैसे नीट में क्वेश्चन जो है इस टर्म से आता है डायरेक्ट, कि बिहेवियरल एडॉप्टेशन कौन दिखाता है, तो डेजर्ट लिजर्ड आपको बताना है। अब ये लिजर्ड की आदत क्या होती है, बिहेवियर क्या होता है, बास्क करती है सन में व्हेन टेम्परेचर ड्रॉप। जब भी ये टेम्परेचर कम होता है, ये क्या करती है, जाके सन में अपने आप को सेकती है। बास्क करना मतलब होता है शरीर को सेकना। तो सन में जाके, धूप में जाके अपने आप को सेकती है जब टेम्परेचर कम हो जाता है। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाता है वापस से छांव में आ जाती है। टेम्परेचर कम होगा फिर से जाके सेक लेगी अपनी बॉडी को। तो ये है बिहेवियर अडाप्टेशन। ठीक है।
एल्टीट्यूड सिकनेस क्या होती है, तो आपको पता है एल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट। जब आप ज्यादा हाइट पे चले जाते हैं तो आपकी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे ड्यू टू लो ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो होता है वो, या किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर आप देखोगे तो ऊपर जाते हुए या हाइट पे जाते हुए कम होता है, ठीक है। तो लो ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर की वजह से, लो ऑक्सीजन की वजह से जब हाई एल्टीट्यूड पे जो जगह होती है, प्लेसेस होती हैं, वहां पे हम एक्सपीरियंस करते हैं नोजिया, यानी जी मचलाता है हमारा, थकावट जल्दी होती है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है ना, तो बॉडी में ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है खाने का, है ना, एनर्जी कम मिलती है, तो थकावट बहुत महसूस होती है। और हार्ट पैल्पिटेशन, यानी जो दिल है वो बहुत ही तेज तेज धड़कने लगता है, ठीक है, तो इसको कहता है हार्ट पैल्पिटेशन। तो ये प्रॉब्लम्स एल्टीट्यूड में होती हैं। अच्छा, एडाप्टेशन क्या होता है, मतलब एल्टीट्यूड सिकनेस पे अगर लगातार आप बहुत ही ऊंची जगहों पे रहने लगे, किसी हिल स्टेशन पे कहीं और जगह पे लगातार आप रहने लगे, तो आपकी बॉडी में चेंजेस होते हैं। और चेंजेस क्या होते हैं, आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिससे कि जो ऑक्सीजन कम है उसको ले जाने के लिए ऑक्सीजन, मतलब जो कम ऑक्सीजन है उसको ले जाने के लिए आरबीसी जो है वो ज्यादा हो जाए, ठीक है, ज्यादा ऑक्सीजन जिससे आपके अंदर हर जगह पहुंच पाए। और आपका ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाता है, जिससे कि ज्यादा ऑक्सीजन आप अंदर ले सके, ठीक है, तो ये एडॉप्टेशन होता है। अब हम आते हैं पॉपुलेशन इंट्रैक्शन पे, ठीक है। अब तो छोटा सा बच गया, कुछ खास नहीं रह गया, ठीक है। पॉपुलेशन इंट्रैक्शन जो होता है ये अलग अलग पॉपुलेशन में देखा जाता है। जैसे पहला है यहाँ पे प्रेडेशन। प्रेडेशन जो है वो एक प्लस माइनस टाइप का पॉपुलेशन इंट्रैक्शन है, जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म को प्लस यानी जिसे कहते हैं फायदा होगा और एक को नुकसान होगा, ठीक है। जैसे अब इसमें एग्जांपल्स ही आपको ज्यादातर याद करने होते हैं। जैसे प्रेडेशन में एक आता है एग्जांपल, प्रिकली पियर कैक्टस। अब प्रिकली पियर कैक्टस जो है इसको ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस कराया गया और ये बहुत ही ज्यादा तेज फैलने लगा, ये बहुत ही ज्यादा तेज फैलने लगा। अब इसको कंट्रोल किससे किया गया है, तो कंट्रोल किया गया है प्रेडेशन से, यानी एक प्रेडेटर लाया गया, एक शिकारी लाया गया। शिकारी कौन था, कैक्टस फीडिंग मॉथ, मतलब एक मॉथ था। मॉथ आप तितली की तरह देखने में होते हैं, छोटे छोटे पंख वाले कीड़े होते हैं ये। और ये जो होते हैं मॉथ जो होते हैं, ये कैक्टस पे फीड करते हैं, यानी जो प्रिकली पियर कैक्टस है इसको खा खा के खत्म कर दिया। तो यहाँ पे जो है किसका लॉस हुआ, प्रिकली पियर कैक्टस का लॉस हुआ। तो प्रिकली पियर कैक्टस पे आप ऐसे नेगेटिव साइन लगा सकते हैं, है ना, कि इसका लॉस हुआ। और किसका फायदा हुआ, मॉथ का फायदा हुआ, ठीक है। तो ये कैक्टस फीडिंग मॉथ जो है ये प्रिडेशन का एक केस हो गया, है ना। इस यहाँ पे शिकारी कौन है, मॉथ शिकारी है, और शिकार क्या है, कैक्टस, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, प्रीडेटर हेल्प्स टू लोअर कंपटीशन एमंग प्रे। अच्छा, ये स्टडी की गई और देखा गया कि जो प्रीडेटर होता है या शिकारी होता है वो जो शिकार होते हैं उनके बीच में कंपटीशन को कम करता है। जैसे एक शेर है वो शिकारी है और शेर के शिकार है, मान लेते हैं हिरन है, तो जो अलग अलग हिरन हैं उनके बीच में कंपटीशन जो होता है वो हमेशा कम रहता है शेर के प्रेजेंस में। अगर आप शेर हटा दोगे तो हिरन के बीच में कंपटीशन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे एक दूसरा दे रखा है, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। व्हेन ऑल पाइजेस्टर स्टारफिश, पाइजेस्टर स्टारफिश एक तरह की स्टारफिश है, अगर इनको जब रिमूव कर दिया गया, है ना, ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया और इनको रिमूव कर दिया गया फ्रॉम एन एरिया ऑफ अफ्रीकन पैसिफिक कोस्ट, अफ्रीकन पैसिफिक कोस्ट का, अमेरिका के पैसिफिक कोस्ट का एक एरिया था, वहां से सारी की सारी पाइजेस्टर स्टारफिश को हटा दिया गया। अब इससे देखा क्या गया, मोर देन 10 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट बिकम एक्सटिंक्ट विद इन अ ईयर। एक ही साल के अंदर 10 इनवर्टिब्रेट की स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई। अब ये 10 स्पीसीज जो इनवर्टिब्रेट की एक्सटिंक्ट हुई है क्यों हुई, क्योंकि पाइजेस्टर स्टारफिश जो है वो क्या थी, एक्चुअली यहाँ पे शिकारी था, और शिकारी को हमने हटा दिया, प्रीडेटर को हमने हटा दिया, तो ये 10 स्पीसीज जो थी इनमें कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ गया और ये एक्सटिंक्ट हो गई, ठीक है। मोनार्क बटरफ्लाई का केस बताया गया है। मोनार्क बटरफ्लाई हाईली डिस्टेस्टफुल होती है और मतलब बहुत ही ज्यादा गंदा टेस्ट होता है इसका। और ये होता क्या है, गंदा टेस्ट की वजह से ये इसका प्रेडेशन कम होता है, मतलब इस पे मोनार्क बटरफ्लाई को ज्यादातर कोई दूसरी बर्ड खाती नहीं, ठीक है। अब ये टेस्ट इसका इतना गंदा टेस्ट इसका कहाँ से आया, तो जो कैटरपिलर स्टेज में जब ये होती है बटरफ्लाई, कैटरपिलर आपको पता है लार्वा स्टेज होता है ना बटरफ्लाई का, तो जब मोनार्क बटरफ्लाई कैटरपिलर स्टेज में होती है तो एक पॉइजनस वीड को खाती है ना, एक जहरीले वीड को खाती है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत ही गंदा आता है, ठीक है। प्लांट्स के केस में देखें तो प्रिडेशन से बचने के लिए थॉर्न होते हैं, है ना, कांटे होते हैं जो कि प्रिडेशन को रोकते हैं, जिससे गाय भैंस उस प्लांट को नहीं खाती जिस प्लांट में कांटे होते हैं, है ना। अच्छा, पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स भी होते हैं। कई सारे प्लांट्स हैं, जैसे कैलोट्रोपिस जो प्लांट है उसके अंदर पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं जो कि जहरीले होते हैं, और कैलोट्रोपिस को भी गाय भैंस नहीं खाती हैं। आप अगर कभी ट्राई करना तो देखना, ठीक है। 25% इंसेक्ट्स जो होते हैं वो फाइटोफैगस होते हैं, मतलब पेड़ों पे फीड करने वाले होते हैं। तो यहाँ पे इंसेक्ट क्या है, प्रे हो गया, और फाइटोफैगस है यानी पेड़ पे खाते हैं, तो पेड़ यहाँ पे क्या है, शिकारी है ना।
सॉरी शिकार है, तो इंसेक्ट शिकारी है और पेड़ जो है वो शिकार है। तो फाइटोफैगस टर्म पूछा जाता है। फाइटोफैगस मतलब पेड़ों को खाने वाले। 25% इंसेक्ट जो होते हैं वो फाइटोफैगस होते हैं, यानी प्लांट ईटिंग होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा प्रेडेशन। अब आते हैं कॉम्पिटिशन पे। कॉम्पिटिशन जो है ये माइनस माइनस का एक इंट्रैक्शन होता है, मतलब दो चीजें आपस में इंटरेक्ट करती हैं और दोनों को क्या होता है, नुकसान ही होता है, दोनों को नुकसान होता है। ठीक है, कैन हैपन बिटवीन रिलेटेड और अनरिलेटेड स्पीसीज। अच्छा, ये रिलेटेड और अनरिलेटेड हर तरह की स्पीसीज में कंपटीशन हो सकता है। एग्जांपल देखते हैं। अबिंगडन टॉर्टाइज नाम के एक टॉर्टाइज होते थे, गैलापागोस आइलैंड पे रहते थे। ठीक है, अच्छा ये जो अबिंगडन टॉर्टाइज है ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं एक डिकेड में। एक डिकेड मतलब 10 साल में, 10 साल के अंदर ये एक्सटिंक्ट हो गए। कब से? 10 साल, जब उनके उस आइलैंड पे गोट इंट्रोड्यूस किए गए, यानी बकरियां इंट्रोड्यूस की गई। अब ये जो बकरियां होती थी ना, ये क्या करती थी, जितना भी घास होती थी उस क्या कहते हैं गैलापागोस आइलैंड पे, जितनी भी घास होती थी उनको जल्दी जल्दी खा लेती थी। तो अबिंगडन टॉर्टाइज के लिए खाना बचता ही नहीं था, और इसी वजह से अबिंगडन टॉर्टाइज जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सटेंट हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अबिंगडन टॉर्टाइज एक एकदम अलग स्पीसीज है और गोट एकदम अलग स्पीसीज है, लेकिन दोनों के बीच में कंपटीशन हुआ और दोनों को नुकसान हुआ। भाई इसको भी नुकसान हुआ और गोट्स को भी नुकसान हुआ यहाँ पे। ठीक है, अच्छा कंपिटिटिव रिलीज। अब देखते हैं कंपिटिटिव रिलीज क्या है। इफ अ सुपीरियर स्पीसीज इज रिमूव्ड फ्रॉम एन एरिया, एक एरिया से अगर हम एक सुपीरियर यानी आप कह लो जो जिसके पास ज्यादा पावर है ना, उस तरह की स्पीसीज को अगर हम रिमूव कर देते हैं, जो इंफीरियर स्पीसीज होती हैं वो अपने रेंज को एक्सपेंड करती हैं, मतलब अपने एरिया को एक्सपेंड करती हैं। मतलब मान लेते हैं कि एक जगह पे, इस इतने जगह पे मान लेते हैं ये वो एरिया है जहां पे हिरन रहते थे। क्यों? क्योंकि इस एरिया में शेर रहते थे। अब अगर शेर को आप हटा दो ना, तो हिरन जो है वो पूरे इस एरिया में आके रहना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज। ठीक है, कॉर्नेल्स एक्सपेरिमेंट। कॉर्नेल ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, देखो इन्होंने स्कॉटलैंड के जो रॉकी सी कोस्ट है वहां पे एक्सपेरिमेंट किया, और उस रॉक्स पे बार्निकल नाम के ऑर्गेनिज्म ग्रो करते थे, है ना। ये बार्निकल जो होते हैं वो रॉक पे रहते हैं, लोग खाते भी हैं इनको, बार्निकल्स को। अब बार्निकल्स दो तरह के होते हैं, इन्फीरियर और सुपीरियर। जो इन्फीरियर वाला होता है उसे चैंथामेलस या फिर कैंथामेलस कहते हैं, बार्निकल कैंथामेलस, और सुपीरियर वाले को बार्निकल बैलेनस कहा जाता है। ठीक है, जो बैलेनस है क्योंकि ये सुपीरियर है तो ये डोमिनेट करता है इंटरटाइडल एरिया को। इंटरटाइडल एरिया मतलब होता है वो एरिया जहां पे टाइड और लैंड आपस में मिलते थे। अब इस एरिया को सुपीरियर वाला क्यों रहता था? क्योंकि ये वो एरिया है जहां पे खाने की मात्रा ज्यादा मिलती थी। तो जो सुपीरियर ऑर्गेनिज्म होता है वो हमारा डोमिनेट करता है इंटरटाइडल, यानी बैलेंस इंटरटाइडल एरिया को डोमिनेट करता है। ठीक है, फिर आता है गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। गॉस नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज दैट कॉम्पीट फॉर सेम रिसोर्सेज कांट को एग्जिस्ट इनडेफिनेटली एंड इंफीरियर स्पीसीज विल बी एलिमिनेटेड। इन्होंने कहा कि दो सिमिलर स्पीसीज मतलब क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज अगर किसी एक ही रिसोर्स के लिए, यानी एक ही तरह के खाने या फिर पानी के लिए अगर वो कंपटीशन कर रही हैं, तो वो हमेशा यानी इनडेफिनेटली कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती, मतलब हमेशा वो नहीं रहेंगी। उसमें से जो इंफीरियर वाली स्पीसीज है वो एलिमिनेट हो जाएगी, यानी वो खत्म हो जाएगी टाइम के साथ। हालांकि ये पूरी तरीके से सच नहीं निकला है, क्योंकि मैक आर्थर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिसोर्स पार्टीशनिंग के बारे में बताया। मैक आर्थर ने कहा कि उन्होंने दिखाया कि 5 स्पीसीज वार्बलर्स की, वार्बलर्स छोटी छोटी चिड़िया होती हैं, ठीक है, वार्बलर की 5 स्पीसीज एक ही ट्री पे रहती थी और को एग्जिस्ट करती थी, क्योंकि एक ही ट्री पे रह रही हैं तो मतलब को एग्जिस्ट कर रही हैं। और उन्होंने कंपटीशन को अवॉइड किया बाई एडाप्टिंग डिफरेंट फोरेजिंग एक्टिविटीज। कैसे अवॉइड किया कंपटीशन को? कि उनका समय या फिर एरिया उन्होंने बांट दिया कि इस एरिया में हम फोरेज करेंगे, मतलब फोरेजिंग मतलब समझ लो चरने जाना, चारा ढूंढना, ठीक है। तो इस एरिया में हम चारा ढूंढेंगे, इस एरिया में तुम चारा ढूंढो, या फिर सुबह हम चारा ढूंढेंगे, दोपहर में तुम ढूंढना, है ना, शाम को हम ढूंढेंगे। इस तरीके से 5 स्पीसीज जो है वार्बलर की वो को एग्जिस्ट करती थी। तो यहाँ पे गॉस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो फेल हो गया। ठीक है, आखिरी पेज पे आ जाते हैं। अगला हमारा इंस्ट्रक्शन है पैरासिटिज्म, जो कि प्लस माइनस का होता है। पैरासिटिज्म में जो पैरासाइट होता है वो किसी होस्ट के अंदर रहता है। पैरासाइट क्या है? लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर या फिर ऊपर रहता है। ठीक है, अब पैरासाइट क्योंकि दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या अंदर रहता है तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से ही अपना खाना और पीना सब लेता है ना, पानी और खाना सब दूसरे ऑर्गेनिज्म का देता है। अब इसके वजह से क्या करता है, ये लॉस अननेसेसरी सेंस ऑर्गन। अब क्योंकि इसको खाना पानी अपने आप मिल ही रहा है तो इसे कोई जरूरत नहीं है किसी सेंस ऑर्गन की, है ना। खाना पानी ऑलरेडी मिल रहा है तो ये अपना जितने भी सेंस ऑर्गन होते हैं इसका लॉस हो जाता है। ठीक है,
डेवलप्ड सकर्स टू क्लिंग टू होस्ट, होस्ट या फिर कह लो जिस चीज के ऊपर रह रहा है उससे क्लिंग करने के लिए या चिपकने के लिए, या कह लो हाँ क्लिंग मतलब चिपकना ही तो होता है, तो क्लिंग करने के लिए उससे चिपके रहने के लिए उससे सकर्स इन्होंने डेवलप कर दिया जिससे वो चिपका रहता था। ठीक है, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं, क्यों? क्योंकि बना बनाया खाना ले लेता था, है ना, डायरेक्ट ही उससे जो प्रोटीन है, जो कार्बोहाइड्रेट है, वो डायरेक्ट ही सक कर लेता था, बात खत्म, है ना। और हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटीज होती हैं इनकी, ठीक है, बहुत हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटीज होती हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे ह्यूमन लिवर फ्लूक है जिसके अंदर दो होस्ट होते हैं, फिश और स्नेल। ह्यूमन लिवर फ्लूक के दो होस्ट होते हैं, ठीक है, फिश और स्नेल, मतलब ये दोनों के अंदर रहता है दो होस्ट, मतलब, ठीक है। अच्छा, जो पैरासाइट्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट मतलब जो एक्सटर्नल सरफेस पे रहते हैं होस्ट के, एग्जांपल जो ह्यूमंस के ऊपर लाइस यानी जो क्या कहते हैं उसे जुआ रहती है ना, ह्यूमंस के अंदर जो जू रहती हैं, डॉग्स के ऊपर छोटे छोटे कीड़े होते हैं जिन्हें टिक कहा जाता है, ठीक है, ये एक्टोपैरासाइट है। कोपीपॉड, मैरीन फिश के ऊपर कोपीपॉड रहते हैं, और कैस्केटा जो कि हेज प्लांट के ऊपर रहते हैं, ये सारे के सारे एक्टोपैरासाइट हैं, है ना। एंडोपैरासाइट जो होस्ट के अंदर रहे, जैसे बैक्टीरिया इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर कोई बैक्टीरिया रह रहा है जो कि हमारा खाना खा रहा है, हमारा पानी पी रहा है, वो क्या है, तरह का एंडोपैरासाइट है, ठीक है। ब्रूड पैरासिटिज्म ये स्पेशल केस है, ये पैरासिटिक बर्ड पहले समझ लेते हैं। एग्जाम्पल देखो, कोयल और क्रो की बात है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, जो कोयल होती है वो अपने घोंसले कभी नहीं बनाई, जो कौवे का अंडा होता है वो क्या करती है, कौवे के घोंसले में से दो कंडे मतलब एक या दो जितने भी अंडे हैं कौवे के गिरा देती है, जब कौवा नहीं रहता वहां पे तो कौवे के घोंसले में से अंडे गिरा देती है, और क्या करती है, अपने अंडे को कौवे के घोंसले के अंदर रह लेती है। फिर कौवा क्या करता है, उस जो अंडा है, कोयल का अंडा है, जो कि उसको पहचान नहीं पाता है क्योंकि काफी ज्यादा सिमिलर होता है, कौवे और कोयल का अंडा काफी सिमिलर होता है, तो कौवा पहचान नहीं पाता कोयल का अंडा, और वो क्या करता है कि और उसको खिलाता पिलाता है, बड़ा करता है ना, और फिर उसके बाद कोयल बन के वो उड़ जाती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। इसमें जो पैरासिटिक बर्ड है वो ले करती है एग को इन नेस्ट ऑफ होस्ट, जो होस्ट है उसके नेस्ट में यानी घोंसले में अंडे देती है, ठीक है। तो ये तीसरा था। चौथे पे आते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म एक प्लस प्लस टाइप का रिलेशन होता है, यानी जिसमें दोनों को फायदा हो रहा है। अच्छा, पैरासिटिज्म में प्लस माइनस है ना, ये तो आप समझ रहे हो ना प्लस माइनस क्यों है। हमारे अंदर जो बैक्टीरिया रह रहा है ऑब्वियसली उसको पॉजिटिव, है ना, हो रहा है क्योंकि उसको खाना बना बनाया मिल रहा है, पानी बना बनाया मिल रहा है, ठीक है, पानी क्या बनाना है लेकिन खाना पानी मिल रहा है। हम निगेटिव है क्योंकि वो बैक्टीरिया हमारे अंदर बीमारियां कॉज कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से म्यूचुअलिज्म जो है वो प्लस प्लस टाइप का रिलेशन है, यानी जो दो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उन दोनों को फायदा होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है लाइकेन और माइकोराइजा। लाइकेन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, फंगस और एल्गी के बीच में होता है, और माइकोराइजा आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि बड़े वाले प्लांट्स जो होते हैं, हायर प्लांट्स है ना, फंगस और हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ होता है, ठीक है। तो ये दोनों म्यूचुअलिज्म है जहाँ पे एक चीज दूसरे को खाना देती है, दूसरा पहले वाले को या फिर नाइट्रोजन देता है फिक्स करके, या फिर उसको रहने की जगह और वाटर और मिनरल देता है, ठीक है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो ये। तो लाइकन और माइक्रोराइजम म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है, ठीक है। प्लांट रिवॉर्ड्स, अच्छा ऐसे ही प्लांट और जो पॉलिनेटर होता है उसका भी रिलेशन म्यूचुअलिज्म का होता है। प्लांट क्या करता है, नेक्टर और पॉलन को रिवार्ड के तौर पे देता है एनिमल्स को, या फिर जो भी बर्ड आ रही है, जो भी पॉलिनेटर आ रहा है, जो भी चीज पॉलिनेशन करा रहा है उसको रिवार्ड के तौर पे नेक्टर और पॉलन को देता है, किस लिए, सीड डिस्पर्जन और पॉलिनेशन के लिए। तो प्लांट का भी काम हो रहा है, उसको पॉलिनेशन कराना था वो हो जा रहा है ना, उसको सीड को अपने इधर उधर फेंकवाना था वो हो जा रहा है, और एनिमल का भी काम हो जा रहा है, उसको किसी ना किसी तरीके से रिवार्ड मिल रहा है ना, या फिर नेक्टर यानी जो क्या कहते हैं उसे सैप होता है जो फ्लावर के अंदर वो मिल रहा है, या फिर पॉलन मिल रहा है, या फिर फ्रूट्स जो है हम, है ना, हमने पपीता खाया, पपीता के हमने बीज फेंक दिए तो उससे क्या हुआ, पपीता के और पेड़ निकल आए, ठीक है। तो जो फ्रूट्स होते हैं, जो फल होते हैं, वो भी एक तरह का रिवॉर्ड है, ठीक है। चीटर्स या फिर पॉलन रॉबर ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, जो कि पॉलिनेशन नहीं कराते, रिवॉर्ड तो ले लेते हैं लेकिन पॉलिनेशन नहीं कराते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को चीटर्स या फिर पॉलन रॉबर कहा जाता है, ठीक है। यूका मॉथ रिलेशनशिप। अब यहाँ पे देखो, मॉथ नाम का एक ऑर्गेनिज्म है जो कि युक्का नाम के पेड़ के अंदर अंडे देता है। तो युक्का ने क्या किया, युक्का जो है पेड़ है ना, वो युक्का ने क्या किया, अपने मॉथ को अंडे देने के लिए जगह प्रोवाइड की, ठीक है, और बदले में मॉथ क्या करता है, पॉलिनेशन करा देता है युक्का का। समझ में आया, मॉथ और युक्का क्या है, ये एक बहुत ही अच्छा रिलेशन है और पूछा जाता है तो फिर से समझो। देखो, मॉथ एक ऑर्गेनिज्म है जिसने युक्का पेड़ के अंदर अंडे दिए, तो मॉथ को क्या मिल गया, अंडे देने की जगह मिल गई, तो ये मॉथ का फायदा हो गया, ठीक है। बदले में मॉथ ने क्या किया, युक्का का पॉलिनेशन करा दिया,
तो युक्का का फायदा हो गया। तो यही तो है म्यूचुअलिज्म प्लस प्लस। तो युक्का मॉथ रिलेशनशिप में मॉथ लेज एग्स इन फ्रूट ऑफ युक्का एंड लार्वा ईट्स द सीड, और लार्वा जब बड़ा होता है तो वो सीड को खाते हुए बड़ा हो जाता है। ठीक है। मेडिटेरियन ऑर्चिड, मेडिटेरियन ऑर्चिड एक तरह का ऑर्चिड, एक तरह का पेड़ होता है ना, मेडिटेरियन जगह पे उगने वाला एक पेड़ है जिसे हम मेडिटेरियन ऑर्चिड कहते हैं, जिसका नाम है ऑफरस, है ना, ऑफरस पेड़ का नाम है बेसिकली। ठीक है। अब जो ये ऑफरिस है ये सेक्सुअल डिसीट को यूज करता है। सेक्सुअल डिसीट आपको पता है कि इसमें क्या होता है, ऑफरिस का जो एक पत्ता होता है, पेटल होता है, जो उसका फूल होता है, फूल का एक पेटल जो है वो रिसेंबल करता है फीमेल मधुमक्खी की तरह, फीमेल बी की तरह। जो मेल बी होता है वो स्यूडो कॉपुलेट करता है, कॉपुलेशन मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स, है ना, स्यूडो मतलब होता है झूठा, है ना, तो झूठा सेक्सुअल इंटरकोर्स यहाँ पे मेल भी करता है, और वो एक्चुअली मेल भी जो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है वो किसके साथ कर रहा है, पेटल के साथ कर रहा है ना, विथ पेटल, एंड पॉलन जो है वो स्टिक हो जाता है उसी के ऊपर। ठीक है। इफ फीमेल भी चेंजेस इट्स अपीयरेंस, अगर फीमेल भी अपना अपीयरेंस चेंज कर देता है तो ऑफरस जो है वो भी को इवॉल्व करेगा और अपनी पेटल को चेंज करेगा। नहीं तो ऐसे क्या है कि ऑफरस को पॉलिनेशन और कोई नहीं करा सकता है, सिर्फ ऑफरस का पॉलिनेशन सिर्फ एक चीज करा सकती है, वो है बी। तो अगर फीमेल बी देखने में अलग तरीके से हो गई तो ऑफरस का जो पत्ता है उसको भी उसी तरीके से दिखना होगा जैसे फीमेल बी है, क्योंकि तभी अगर फीमेल बी की तरह पत्ता दिखेगा तभी मेल बी आएगा और तभी पॉलिनेशन हो पाएगा, नहीं तो ऑफरस मर जाएगा। तो इसको कहते हैं को इवॉल्व होना। ठीक है। कभी कभी प्लांट्स या फिर एनिमल्स जो होते हैं वो इसी वजह से एक्सटेंट हो जाते हैं क्योंकि को एवोल्यूशन नहीं हो पाता है। ठीक है। वो किसी चीज पे डिपेंड होते हैं, जिस चीज पे वो डिपेंड होते हैं वो चेंज हो जाता है और ये चेंज नहीं हो पाते, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है। पांचवें पे आते हैं एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म माइनस और जीरो, यानी एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यानी जीरो, और एक का नुकसान हो रहा है, इसको कहते हैं माइनस। तो एक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना फायदा होगा नुकसान होगा, और एक का नुकसान हो जाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल, स्मॉल ट्रीज अंडर अ बिग ट्री, एक बड़ा सा पेड़ है उसके नीचे जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, है ना, ये एक बड़ा सा पेड़ है। ठीक है। इसके नीचे जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं इधर और इधर, इनको क्या है, सनलाइट नहीं मिल पा रही है तो इनका क्या है, नुकसान हो रहा है। लेकिन बड़े वाले पेड़ को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, नीचे जो पेड़ निकले हुए हैं ना उनसे उनको कोई फायदा हो रहा बड़े वाले पेड़ को, ना ही कुछ कोई नुकसान हो रहा है। तो बड़े वाला जीरो है और जो ये छोटे वाले पेड़ हैं इनका माइनस है, इसको कहते हैं एमेंसलिज्म। ठीक है। एक दूसरा यहाँ पे एग्जांपल है, अब बैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरिया जो होता है वो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है जिससे बाकी जो आसपास बैक्टीरिया है वो मरते हैं। तो एक बैक्टीरिया एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर रहा है तो उसे ना उसको कोई नुकसान हो रहा है ना फायदा हो रहा है, लेकिन आसपास के बैक्टीरिया मर जा रहे हैं तो आसपास के बैक्टीरिया को नुकसान हो रहा है। ये भी एमेंसलिज्म का एग्जांपल है। और आखिरी टॉपिक है हमारा कॉमेंसलिज्म, जो कि प्लस और जीरो का, यानी एक का फायदा और एक को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंगो ट्री पे ऑर्चिड का ग्रो करना। अब ऑर्चिड जो है ना मैंगो ट्री पे ग्रो तो करता है लेकिन ये अपना खाना खुद बनाता है, मैंगो से कोई खाना नहीं लेता ये, तो इस वजह से मैंगो ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ना प्लस ना माइनस। ऑर्चिड को फायदा होता है, क्यों, क्योंकि मैंगो के ऊपर ये ग्रो कर रहा है तो मैंगो जो है बेसिकली वो आप कह लो रहने की जगह मिल रही है ना, तो ऑर्चिड को रहने की जगह मिल रही है, तो ऑर्चिड यहाँ पे प्लस होता है और मैंगो जीरो होता है। ठीक है। बार्निकल्स ऑन बैक ऑफ वेल, जो वेल होती है उसके बैक पे, उसके पीठ पे भी बार्निकल्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं। अब जब भी वेल खाना खाती है कोई भी, जो थोड़ा बहुत खाना बच जाता है वो बार्निकल्स खा लेते हैं। अब इससे वेल को कोई फर्क नहीं पड़ता कि बार्निकल्स उसकी पीठ पे ग्रो कर रहे हैं, तो वेल यहाँ पे जीरो हो जाती है ना, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बार्निकल्स का फायदा हो जाता है क्योंकि खाना बना बनाया मिल जाता है। ठीक है। ऐसे कैटल एरगेट एंड ग्रेजिंग कैटल। कैटल एरगेट समझ लो क्या क्या कहते हैं उसे हिंदी में, बगुला, है ना। जो बगुला होता है वो चरती हुई, ग्रेजिंग मतलब होता है जो चर रही है ना, गाय भैंस जो चर रही हैं उनके बगल बगल घूमता रहता है। अब जब भी वो पैर रखती हैं, है ना, गाय भैंस जो होती हैं जब भी वो पैर रखती हैं घास में, तो घास में से जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो बाहर निकलते हैं, है ना। वो जैसे ही बाहर निकलते हैं जो बगुला होता है उन कीड़ों को खा लेता है, तो बगुला का फायदा हो गया। लेकिन उस कैटल को कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना, जो ग्रेजिंग कैटल है या जो गाय भैंस है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो कैटल तो जीरो है, बगुला पॉजिटिव हो गया। ठीक है। तो ये भी कॉमन सेंस। ऐसे ही आखिरी है सी एनिमोन एंड क्लाउन फिश। अब जो सी एनिमोन होता है ना, थोड़ा सा कुछ इस तरह से होता है, हल्का सा पॉइजनस, है ना, पॉइजनस होता है हल्का। फाइंडिंग नीमो नाम की एक पिक्चर है उसमें आप हो सकता है देखे हो, है ना, फाइंडिंग फाइंडिंग नीमो नाम से। तो इस तरह से हल्का होता है सी एनिमोन। ठीक है। अब क्या है कि क्लाउन फिश जो होती है वो सी एनिमोन के बीच में जाके, जब उसे सोना होता है सी एनिमोन के बीच में जाके यहाँ पे सो जाती है। अब क्योंकि ये जो सी एनिमोन है ना, ये हल्का पॉइजनस होता है तो ज्यादातर कोई दूसरी फिश आके इस फिश को खाएगी नहीं, है ना, दूसरी फिश आके कोई क्लाउन फिश को नहीं खाएगी। ठीक है। तो ये
क्या कहते हैं, क्लाउन फिश को क्या मिल रहा है यहाँ पे, प्रोटेक्शन मिल जा रही है ना, तो इस वजह से ये इसका फायदा हो जाता है। सी एनिमोन को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये 0 हो गया। ठीक है, तो ये था कमेंसलेशन, और यहीं पे हमारा चैप्टर होता है समाप्त। ठीक है, तो ये थे टोटल 4 पेजेस इस चैप्टर के। और कोई भी चीज अगर ना समझ में आ रही हो तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ लेना। जल्दी ही हम आखिरी के 2 चैप्टर जो बचे हुए हैं उनको भी कर लेंगे, और उसके बाद 11th के भी सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ठीक है, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।